ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पिक तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और हम आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं। जो नेमिंग होती है, ठीक है, बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाए। देखो जो नेमिंग होती है बच्चों, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना होता है बच्चों, वो एक्चुअली हम दो तरीके से करते हैं। तो जो नेमिंग होती है उसे दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका होता है ट्राइलिनियल सिस्टम। ट्राइलिनियल सिस्टम को हम बच्चे लोग निरर्थक पद्धति के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपका IUPAC सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने बच्चों को बता दिया था कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको दो तरीके से लिखा जाता है। ध्यान में बच्चे लोग, आपके दो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको हम किसी को कम नहीं कहते, क्योंकि ट्राइलिनियल निरर्थक पद्धति से भी इसके नाम आपको कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे लोग देखें तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा ट्राइलिनियल सिस्टम या निरर्थक पद्धति। चलिए अब हम यहीं से शुरू करते हैं। ट्राइलिनियल सिस्टम हम क्या है उसको हम बताते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा। ध्यान में बच्चे लोग, जब भी आप लेक्चर को देखा करिए तो कॉपी ओपी लेके बैठा करिए, ठीक है। क्योंकि हम स्पेशल पॉइंट बताते भी रहते हैं, मिटाते भी रहते हैं, जो आपको कभी कभी बोल देते हैं, लिखते नहीं है। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए क्विक होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो यह बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक, प्रॉपर्टी एंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला पॉइंट निकला बच्चे लोग कि निरर्थक पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नाम तंत्र उसके स्रोत पर आधारित होता है या उसके गुण पर आधारित होता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है, अगर आए कि निरर्थक पद्धति आधारित है तो आपका आंसर होगा स्रोत और उसके गुण पर बच्चे लोग, ठीक है। अब ये स्रोत और उसके गुण पर मतलब कि किस स्रोत से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाला गया है पहली बात, और उसके क्या गुण है। तो या तो गुण पर रखे या तो स्रोत पर रखे, ठीक है। तो जरा देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे सभी बच्चे जानते हैं ये आपका होता है मीथेन। अब बच्चे लोग देखो, निरर्थक पद्धति का अलग अलग किताबों में कभी कभी अलग अलग नाम होता है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक कुछ गुण पर रखते हैं या स्रोत पर रखते हैं, ठीक है, कुछ अलग होते हैं। तो इसका कोई बेस नहीं होता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इसे बच्चे लोग पढ़े होंगे कि मीथेन गैस को और क्या कहा जाता है बच्चे लोग, इसे हम मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस। मार्स गैस का मतलब ये मार्सी प्लेस अर्थात दलदल स्थान पर उगने वाली गैस है। तो अगर आपसे पूछा जाए मीथेन गैस को मार्स गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्सी प्लेस अर्थात दलदल के स्थान पर उगने वाली गैस है। और कभी कभी जहां पर डैम्पी एरिया होती है, इसे बच्चे लोग फायर डैम्प के नाम से भी जानते हैं। फायर डैम्प क्यों कहा जाता है? डैम्प का मतलब होता है बच्चे लोग जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो सड़ते रहते हैं, तो वहां पर कभी कभी आग लग जाती है। क्योंकि ये मीथेन गैस निकालता है और मीथेन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, इसलिए वहां पर आग निकल आती है, इसीलिए इसे फायर डैम्प कहते हैं। ध्यान रखें चलो, इसे हम बायोगैस भी कहते हैं, क्योंकि
जब ऑर्गेनिक कंपाउंड सड़ते हैं बच्चे लोग, जैसे गोबर वगैरह है, तो उससे जब सड़ता है तो गोबर गैस निकलती है। ये गोबर गैस कुछ नहीं होती, मीथेन होता है बच्चे लोग। चूंकि ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से होता है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है बच्चे लोग सड़ना, किण्वन। तो जब बैक्टीरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को सड़ाते हैं तब ये मीथेन गैस, बायोगैस निकलती है, इसे मीथेन गैस कहते हैं। ध्यान रहे बच्चे लोग, दैट इज आल्सो बी कॉल्ड नेचुरल गैस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्राकृतिक गैस भी होती है। क्योंकि नेचर में क्यों पाई जाती है? नेचर में बच्चे लोग देखे होंगे कोयले की खान वगैरह जो होते हैं या पेट्रोलियम जहां से निकलता है, ये खुद ही बनते रहते हैं, इसलिए इसे हम नेचुरल गैस कहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मीथेन गैस कहलाती है, ठीक है, नेचुरल गैस। बच्चे लोग नेचुरल गैस क्यों कहलाती है? ये नेचर में पाई जाती है। तो आपने देखा निरर्थक पद्धति में मीथेन गैस के स्रोत के आधार पर इसके कई नाम आ गए, ठीक है। अब इसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं, दे देगा मीथेन गैस को, और भी क्या कहते हैं, फायर गैस, मार्स गैस, बायोगैस, नेचुरल गैस, कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो आज तो हमने पढ़ा मीथेन गैस, उसी तरह से और भी देख लो बच्चे लोग। चलिए अब हम कुछ और कंपाउंड को देख रहे हैं, उससे अब क्या करते हैं जरा देखो, जरा देखिए। अब जो मीथेन गैस होती है बच्चे लोग, जैसे HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। बच्चे लोग इसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। अब सवाल उठता है इसे फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं? इसका आइसोलेशन जो होता है, अलग करते हैं, इसका जो स्रोत होता था पहले बच्चे लोग, आइसोलेशन ये बाय रेड एंड जो एक लाल चींटी होती है, बच्चे लोग देखे होंगे पेड़ वगैरह पर लाल चींटियां होती हैं और वो काटते हैं तो बड़ा दर्द होता है, तो ये फॉर्मिक एसिड इसी से निकाला जाता था, इसीलिए इसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। क्योंकि ये एक कीट होते हैं इसलिए इसे हम इंसेक्ट एसिड कहते हैं बच्चे लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट, इसे हम इंसेक्ट एसिड कहते हैं, कीड़ों का अम्ल, ठीक है। सभी कीड़ों में पाया जाता है ये अम्ल, इसीलिए जब कीड़ा काटता है तो आपका बर्निंग सेंसेशन, ध्यान रहे बच्चे लोग, इट प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन और स्किन, ये त्वचा पर हमारे जलन उत्पन्न करने वाला होता है, जैसे कोई चीज जलता है उसी तरह से। और आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कभी कभी क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं एनिमल में, ये इंसेक्ट में। अगर इंसेक्ट आपके त्वचा के ऊपर रन कर जाता है तो आपने देखा होगा ब्लिस्टर उत्पन्न हो जाता है। ये ब्लिस्टर इसी के होता है क्योंकि सभी एसिड कॉस्टिक नेचर के होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं, काटते हैं, ठीक है। अगर त्वचा के ऊपर पड़ जाता है तो ये काटने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का एसिड लोग एक दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं, तो जब किसके ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्किन पूरी जल जाती है। कारण क्या होता है? कोरोसिव नेचर का होता है। कोरोसिव का मतलब होता है काटने वाला, ठीक है। इसीलिए ये एक एसिड होता है और जब ये क्रिस्टल के रूप में होता है हमारे त्वचा पड़ता है, जो आपसे दिखाई नहीं देता, तो वहां पर ब्लिस्टर उत्पन्न हो जाता है, त्वचा को जला देता है, इससे ब्लिस्टर उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा फॉर्मिक एसिड को, और भी क्या, क्यों फॉर्मिक एसिड कहा जाता है? तो ये फार्मिका नाम की चीटी है, उस नाम है बच्चों, चलो फार्मिका। फार्मिका एक लाल रंग की चीटी होती है, इसीलिए पहले इसका आइसोलेशन इसी से करते थे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वो फॉर्मिक एसिड, ठीक है। उसी तरह से बच्चे लोग CH3COOH को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक एसिड इसलिए कहा जाता है कि बैक्टीरिया जो होता है बच्चे लोग, बैक्टीरिया वो एसिटोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है और इसी के फर्मेंटेशन से बनता है। जब हम आपका गन्ने का जूस है या अल्कोहल है, इसका फर्मेंटेशन होता है इस बैक्टीरिया द्वारा, तो ये एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। चूंकि एसिटोबैसिलस से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं। ये बैक्टीरिया के नाम पर ही है बच्चे लोग, एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया बनाता है फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ना, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? बोलो एसिटिक एसिड। तो आपने
देखा कि यहाँ पर जो तमाम तरह के ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जो कि, और उसी तरह से एक और देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके पूछा गया है, ध्यान रहे चलो, जो CH3 है, CH3OH, एक्चुअली ये मेथेनॉल होता है। क्या होता है? मेथेनॉल। ठीक है, अब इसे हम वुड स्प्लिट भी कहते हैं। वुड स्प्लिट का मतलब होता है लकड़ी का स्प्लिट। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टिलेशन से बनता है, डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है। और वुड लकड़ी जो होती है बच्चे लोग, उसका जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो ये मेथेनॉल बनता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं बोलो? वुड स्प्लिट। तो ये पूछा जाता है वुड स्प्लिट है तो आंसर होगा क्या बोलो? मेथेनॉल। या क्वेश्चन आता है कि मेथेनॉल को और भी कहा जाता है, तो चार ऑप्शन में से क्या होगा बोलो? वुड स्प्लिट होगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, तो ये तो हमारा रहा आपका कुछ निरर्थक पद्धति से नामतंत्र, और अब हम आयुर्वेद नामतंत्र पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे IUPAC नामतंत्र। चलिए, अब IUPAC नामतंत्र बच्चे लोग बहुत ही इजी होता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं तो जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी के अनुसार हम आपको बता भी रहे हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो जरा देखिए, अब हम IUPAC, सभी बच्चे इसका पूरा नाम तो जानते ही हैं, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सभी बच्चे तो इसका सामान्य नाम जान ही रहे हैं। ये आई है, यहाँ से लिया गया है, यहाँ से पी लिया गया है, यहाँ से पी लिया गया है और यहाँ से सी लिया गया है। पहली बात तो बच्चे लोग ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन ए रूल। हर समय ये रूल पर होता है, और जो बच्चा इस रूल को जान जाता है ये सभी आयुर्वेद नेम को आराम से पढ़ लेता है। ठीक है, तो जरा देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी हम नाम तंत्र लिखते हैं तो इसके दो नाम होते हैं। ध्यान है, IUPAC सिस्टम लिखने के, ध्यान है बच्चे लोग, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन आएगा बस उसी पर टारगेट कर रहे हैं। तो एक जो पहले नाम लिखा जाता है बच्चे लोग उसे कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब IUPAC नाम में जो पहले लिखा है, प्री का मतलब पहले, और जो बाद में लिखा जाता है उसे कहते हैं बच्चे लोग सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स जब मिलते हैं तो किसी IUPAC का नाम बनता है। ध्यान रहे बच्चे लोग, ये प्रीफिक्स बेस्ड होता है, आधारित होता है बेस्ड ऑन कार्बन के नंबर पर, अर्थात इसमें कार्बन कितने हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि अगर कार्बन का एक है तो उसे प्रीफिक्स हम मेथ देते हैं, दो होता है तो क्या देते हैं बोलो? एक। तीन होता है तो हम क्या देते हैं? प्रो। चार होता है तो हम क्या देते हैं? ब्यू। पांच होता है तो हम पेन। छह होता है तो हम लिखते हैं हेक्स। सात होता है तो हेक्स। ऐसे सभी बच्चे पढ़े होंगे। ठीक है, और जो सफिक्स होता है बच्चे लोग वो आधारित होता है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। ये क्रियात्मक समूह पर आधारित होता है बच्चे लोग। अब सवाल यहाँ उठता है, बच्चे पूछ सकते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप? क्रियात्मक समूह का क्या मतलब है? तो ध्यान रहे बच्चे लोग, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन की चेन होती है उसमें कहीं न कहीं एक ऐसा ग्रुप या एटम जुड़ा होता है जिस पर पूरी की पूरी रासायनिक क्रिया उसी पर डिपेंड करती है, बस वही फंक्शनल ग्रुप होता है। अर्थात क्रियात्मक समूह ऐसे ग्रुप होते हैं जो कार्बनिक कंपाउंड में या एटम होते हैं जो उस कंपाउंड के रासायनिक क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो which group indicate to the chemical property of the organic compound, that is called functional। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप बच्चे लोग क्या दिखाता है बोलो? याद रखिए,
केमिकल प्रॉपर्टी को दिखाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शनल ग्रुप प्रदर्शित करता है तो आंसर होगा क्या बोलो, क्रियात्मक रासायनिक क्रिया को प्रदर्शित करता है, अर्थात क्रिया रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है। एक हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास CH3OH है और यहाँ पर CH3Cl है, यहीं पर CH3COOH है, तो सभी बच्चे देख रहे हैं तो सब में है, लेकिन ये देखो ये अलग अलग जुड़ता चला जा रहा है। तो इसी के कारण अब CH3 में OH जुड़ गया तो अल्कोहल हो जाता है, CH3 में Cl तो एल्किल हैलाइड हो जाता है, CH3 में COH तो एसिड हो जाता है। कहने का मतलब ये बदलने पर रासायनिक गुण बदल रहा है, अतः ये क्या है बच्चे लोग, फंक्शनल हैं। सब बच्चों को समझ में आ गया। तो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह वो होते हैं जो कि किसी भी कंपाउंड के रासायनिक गुण को क्या करते हैं, बोलो, प्रदर्शित करते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए तो अब हम इसका नाम तंत्र लिखने जा रहे हैं बच्चे लोग, जरा देखिए। जब ध्यान दें, प्रीफिक्स किस पर आधारित होता है, बोलो, कार्बन के नंबर पर, और सफिक्स जो बाद में लिखा रहता है वो किस पर आधारित होता है बच्चे लोग, फंक्शनल ग्रुप पर। फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, जो रासायनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं, जैसे OH, Cl, CHO वगैरह, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे तो ये जान गए कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, और अल्बेक ने दो नामों से मिलकर बना होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है, इसे रूट वर्ड भी कहते हैं बच्चे लोग, कहेंगे किताबों में लिखा, जो कार्बन की संख्या पर आधारित होता है। दूसरा जो होता है आपका, ये फंक्शनल ग्रुप पर आधारित होता है। चलिए हो गया, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम कुछ ध्यान दें बच्चे लोग, अगर नामतंत्र लिखना होता है तो सब नामतंत्र का जो पेरेंट होता है, पेरेंट नेम, वो एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन। ठीक है, और एल्केन के नाम में हम परिवर्तन करके सारे नाम लिखते हैं। तो जरा देखिए कि एल्केन को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, और प्रीफिक्स क्या होता है, एल्केन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम तो जरा देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं बच्चे लोग एल्केन। तो हम एल्केन क्यों पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले क्योंकि एल्केन एक ऐसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो सभी ऑर्गेनिक यौगिकों का नाम इसी से थोड़ा सा परिवर्तन करके या इधर उधर करके हम नाम इसका लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसे बच्चे लोग क्या कहते हैं, एल्केन। ध्यान दें बच्चे लोग, एल्केन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। अब बच्चे लोग पूछेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। तो इसमें केवल बच्चे लोग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं। तो जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट का ही बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, बोलो, हाइड्रोकार्बन। दूसरी बात ये है, ये सेचुरेटेड होता है बच्चे लोग, सेचुरेटेड होता है। सेचुरेटेड का मतलब होता है केवल सिंगल बॉन्ड ही पाया जाए, तब इसे कहेंगे संतृप्त। जैसे देखो, अगर हम C2H6 एल्केन को लिखते हैं तो इसमें दो कार्बन है। सभी बच्चे जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो ये लो हमने 4 वैलेंसी को लिख दिया, और 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से संयुक्त करेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन को हमने लिख दिया। अब सभी बच्चे देख रहे हैं कि सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, अतः क्या है, बोलो, सेचुरेटेड है। अब इसका जो जनरल फार्मूला होता है बच्चे लोग, सामान्य सूत्र सभी बच्चे जानते हैं, CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये इस एल्केनों का सामान्य सूत्र है। जैसे n की वैल्यू अगर हम एक एक करके लिखते चले जाएंगे तो उसका अलग अलग नाम होता चला जाएगा। जैसे n की वैल्यू 1 रखा गया बच्चे लोग, तो 1 नहीं लिखा जाता। अब देखो, अब यहाँ पर 1 गुणे 2, 1 हुआ प्लस 2 जोड़ो कितना होगा, H4 हो गया। उसी प्रकार से n बराबर 1 है, n बराबर 2 रखोगे तो क्या होगा, C2H6। n बराबर 3 रखोगे तो C3H8 होगा। n बराबर अगर आप 4 रखते हैं तो C4H10 होगा। n इज इक्वल टू अगर 5 रखते हैं तो C5H12 होगा। अब इसमें बच्चे लोग जो सफिक्स जोड़ा जाता है बाद में उसे कहते हैं एन।
ध्यान दें बच्चे लोग, IUPAC नाम हिंदी में मत लिखिएगा, क्योंकि अंग्रेजी के शब्दों को कट करके बनाया गया है। इस चीज का विशेष ध्यान बच्चे लोग रखेंगे। कभी भी आप पूरा हिंदी में लिखिए चलेगा, लेकिन IUPAC नाम अंग्रेजी में लिखना चाहिए। कारण क्या है कि इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में ही जो एल्केन है या अन्य चीजों का परिवर्तन कुछ उठा किया गया है। अब जरा ध्यान दें, इधर देखिए। अब बताओ, इसमें एक कार्बन है, तो बताओ प्रीफिक्स क्या होगा? पहले तो लिखेंगे नेम, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड है तो इसमें सफिक्स क्या जोड़ेंगे बच्चे लोग? एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, नेथेन। उसी तरह से इसमें देखो, दो कार्बन है तो प्रीफिक्स होगा एथ, और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन, इसका नाम क्या होगा? एथेन। उसी तरह से इसका नाम क्या होगा? बोलो, प्रोपेन। प्रोपेन बच्चे लोग, प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा? चार है तो ब्यूट लिखेंगे। अब सब सिंगल बॉन्ड है, एन जोड़ेंगे। इसका 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे। तो सभी बच्चे समझ गए कि एल्केनों का नाम तंत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े, कुछ हम क्रिटिकल अब कर रहे हैं, ठीक है, और तब आप लिखते हैं उसका नाम तंत्र बच्चे लोग कैसे लिखते हैं। चलिए तो देखिए, ध्यान दें बच्चे लोग, एक ध्यान दें, आपके कोर्स में कभी कभी स्केलेटन फार्मूला से भी जो है क्वेश्चन करता है, तो बच्चे लोग समझ नहीं पाते आखिर ये है क्या चीज, ठीक है। तो जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 3 फार्मूले पर आएगी। मान लेते हैं C5H12 है बच्चे लोग, ये आपका है पेंटेन। क्या है? पेंटेन। अब सभी बच्चे जानते हैं कार्बन सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा होगा, जो कि एल्केन है। दूसरी बात, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है बताओ? 4। तो अगर हम इस प्रकार से कार्बन 4 लिख दें, तो कार्बन की 4 वैलेंसी, एक इधर है तो यहाँ पर 3 फ्री है। बताओ इसमें कितने फ्री है? बोलो 2, इसमें 2। अब सभी बच्चे देख रहे हैं, सबसे 4 वैलेंसी हो गई है। अब यहाँ पर चूंकि हाइड्रोकार्बन है, तो अतिरिक्त जो वैलेंसियां हैं इससे हम किससे जोड़ेंगे? बोलो, हाइड्रोजन से। अब बच्चे लोग देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, क्या है? अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बताओ क्या है? बोलो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, हो गया? चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ बच्चों, स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ। एक चीज को और हम आपको बताते चल रहे हैं कि जब का सिंगल बॉन्ड होता है बच्चे लोग, मान लेते हैं A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर A और B के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक पाई, और A और B के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आपका एक सिग्मा और यहाँ पर 2 पाई। यहाँ पर एक सिग्मा है, 2 पाई है। सभी बच्चे देख रहे हैं, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें एक सिग्मा तो होना ही होगा, ठीक है। परिवर्तन जब व्हेन नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इंक्रीजेस देन मस्ट बी पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे, कभी कभी क्वेश्चन आता है पेंटेन में, बताओ कुल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं या पाई बॉन्ड कितने हैं? तो पाई बॉन्ड तो है नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है नहीं, या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं। अब यहाँ पर देखो, एक सिग्मा बॉन्ड या एक ये 1 2 3 4 हो गए, फिर एक ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही दे देता है कि पेंटेन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड तो 0 है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बच्चे लोग यहाँ पर? बोलो, क्योंकि सभी बच्चे अभी देखें कि जब सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। अब जरा आगे देखिए, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन को हटा देते, चूंकि हाइड्रोकार्बन एल्केन है तो हम मान लेते हैं ये हट गया, तो कार्बन की केवल एक चेन बनती है, 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार के फार्मूले को, ये भी पेंटेन है बच्चे लोग, इसको हम कहते हैं स्केलेटन फार्मूला। ये आपका कंकाल सूत्र होता है। ऐसे भी, चाहे बच्चे लोग ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, ठीक है, ये आपका स्केलेटन फार्मूला है। कभी कभी होता क्या है कि कार्बन को भी गायब कर देता है,
तो कुछ इस प्रकार से होता है 1 2 3 4 और 5। ये देखो, अब ये भी आपका क्या है बोलो, पेंटेन है, लेकिन इसे हम लाइन फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग? अब आप अपने किताब में देखिएगा तो ऐसे भी रहता है, ऐसे भी रहता है, ऐसे भी रहता है, ऐसे भी रहता है, ऐसे भी रहता है। तो किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है। ये जो पेंटेन होता है जो ऐसे खींचा जाता है वो लाइन फार्मूला होता है। ध्यान है। अब इसको अगर हम इधर की तरफ चले तो जो आपने छोड़ा है पहले कार्बन 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 जोड़ोगे खींचोगे तो ये बनेगा, और इसमें हाइड्रोजन को कट कर दियो, हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा या ऊपर वाला बन जाएगा। तो ये भी पेंटेन है जिसे हम लाइन फार्मूला कहते हैं, ये भी पेंटेन है जिसे हम स्केलेटन या कंकाल सूत्र कहते हैं, और ये संरचनात्मक सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार से भी आएगी प्रॉब्लम। अब इस पर हम थोड़ी सी प्रॉब्लम करवा रहे हैं और इसका नहीं भी आपसे पूछ रहे हैं। चलिए, हो गया बच्चों का? चलिए मिटा दे इसको। चलो अब जरा देखिए, सबसे पहले अगर ये स्ट्रक्चरल फार्मूले के रूप में एल्केन दिया है तो हमारी प्रायिकता होती है कार्बन की नंबरिंग करना। जैसे देखो, मान लेते हैं CH3 CH और यहाँ पर CH3 है, फिर CH2 है, CH2 है, फिर CH3, ये आपका है। ठीक है, इसका आयुपेशी नाम लिखना है। तो बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा, अब इसमें सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं, ध्यान रखें, सबसे लंबी श्रृंखला, और उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक है। अब यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह की तरह काम करेगा। तो अगर आप इधर से लिखते हैं 1 2 3 4 5 हुआ, अगर कोई बच्चा इधर से करेगा 1 2 3 4 5, इधर से ये 2 पर आ रहा है जबकि इधर से किस पर आ रहा है 4 पर। तो जिधर से नजदीक होता है उधर से ही हम करते हैं, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अब जब ये यहाँ पर लगा होता है तो इसे हम बच्चे लोग कहते हैं एल्किल ग्रुप। ये क्या है बोलो? एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप में अगर CH3 होता है तो इसे कहते हैं मेथिल। अगर इसी एल्किल ग्रुप में अगर ये C2H5 लगता है तो इसे कहते हैं एथिल, और यहीं पर C3H7 होता है तो इसे कहते हैं ब्यूटिल। अब यहाँ पर ये मेथिल ग्रुप है, कार्बन वाला है, तो कितने पे लगा है बोलो? 2। पहले इसी को लिख दे 2 मेथिल, ये हो गया। अब देखिए चेन में कुल कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 के लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं बोलो? पेंट। अब चूंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे? ये लोग, हो गया आपका एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड जो होता है उसको हम नंबरिंग करते हैं। तो अगर आपको स्केलेटन फार्मूला या किसी भी तरीके से दिया हो स्ट्रक्चर के रूप में, तब हम सबसे पहले उसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उधर से होती है जिधर से क्रियात्मक समूह क्या होते हैं बोलो? नजदीक होते हैं। एक हम और आपको करा दे रहे हैं, अगर मान लेते हैं 2 ग्रुप एक ही जैसे लगे होते हैं तो हम वहां पर डाई ट्राई टेट्रा आदि शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा इस प्रकार से लिया, यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर CH3, ये हमने चेन के रूप में स्केलेटन फार्मूला खींचा है। तो अगर आप नंबरिंग करेंगे सबसे लंबी श्रृंखला और जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होते हैं उधर से करते हैं 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, इधर 1 2 3 होता है इधर, और 1 2 3 4 चाहे जो भी ले लीजिए हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे किधर से भी ले लीजिए, सबसे लंबी श्रृंखला है। तो यहाँ पर ये कौन से ग्रुप लगे हैं बोलो? ये तो आपके मेथिल ग्रुप हैं। किन किन कार्बन लगे हैं? 2 और 3 पर। तो आप लिखेंगे इसका 2 3, 2 ठो लगे हैं तो क्या लगाएंगे? डाई। 3 होता ट्राई, 4 होता टेट्रा। ये मेथिल है तो 2 2 डाई मेथिल। अब कितने कार्बन हैं बोलो? 4। 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? ए। तो बच्चे लोग इसका आईपीसी नाम क्या होगा? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और CH2, ये भी है। तो समय क्यों हम नष्ट करें, तो जब हम आपको बता दें लाइन फार्मूला और स्केलेटन फार्मूला, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो एक और हम आपको करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो जरा देखिए, जैसे आपका CH3 है, C है, और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपका CH3। ठीक है,
तो हम नंबरिंग करेंगे, जिधर लंबी श्रृंखला होगी तो 1 2 3 चाहे 10 करिए, 1 2 3 चाहे 10 करिए, 1 2 3 चाहे 10 करिए, 1 2 3। अब देखो ये कौन सा ग्रुप है, बोलो मैथिल। ये कौन सा ग्रुप है, मैथिल। 2 लगा है तो 2 2 डाइल मैथिल हो गया। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3। 3 के लिए प्रूफ लिखते हैं, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या जोड़ेंगे, बोलो 1। इसका नाम क्या होगा, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब जरा देखो, अगर वो चक्र में होते हैं तब हम कैसे लिखते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया, एस और नो। चलिए ठीक है। अगर हम साइक्लोएल्केन की बात करते हैं बच्चे लोग, एल्केन का मतलब ये होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चाहे वो खुली श्रृंखला में हो चाहे वो बंद श्रृंखला में हो। जरा देखिए, तो मान लेते हैं हमारे पास ये है। अब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, सभी बच्चे जानते हैं। तो इस कार्बन की हमने 4 वैलेंसी यहाँ पर हम सभी जगह लिखते रहे। कार्बन है, ये लो कार्बन है, और चूंकि हाइड्रोकार्बन है इसलिए सभी जगह CH ऐसे होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आपको ऐसे भी लिखा आ सकता है। देखो ये CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ है वही बचे CH2 और CH2। तो ये 6 कार्बन की श्रृंखला है। तो हम करते क्या है, इसका नाम तंत्र अगर चक्र में है तो पहले हम साइक्लो लगाते हैं। इसका IUPAC नाम होता है बच्चे लोग, एक्चुअली साइक्लो, और इसके बाद एल्केन। ये इसका रूल है IUPAC नाम लिखने का, जिसे हम कहते हैं साइक्लोएल्केन। अब इसी ऊपर वाले का नाम अगर लिखना, ध्यान रखें चलो, अगर आप इस डेंटल फार्मूला से लिखेंगे तो बच्चे लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये कार्बन है और सभी जगह ये लाइन फार्मूले से है, सभी जगह कार्बन लिख सकते हैं, तो ये स्केलेटन फार्मूला हो गया। और अगर वो भी छोड़ देते हैं बच्चे लोग तो ये आपका लाइन फार्मूला हो गया। तो चाहे आप ऐसे लिखे, चाहे ऐसे लिखे, चाहे ऐसे लिखे, किसी रूप में आ सकता है, ठीक है। तो अब जरा आप ध्यान दीजिए, अब इसका नाम है तो इसका नाम हमें लिखना है, तो पहले हम क्या जोड़ेंगे, बोलो साइक्लो। तो हमने लिख दिया साइक्लो। अब एल्केन है, इसमें कितने कार्बन है, बोलो 6 कार्बन का एल्केन क्या होता है, बोलो हेक्सेन। बच्चे लोग हेक्सेन, ठीक है। 6 कार्बन हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो ये साइक्लोहेक्सेन है। अगर हम आपसे पूछे और हम एक्सरसाइज आपको करवा दे रहे हैं, देखिए इसमें जितना आप रूटीन में लाएंगे चलो, जितना लिखेंगे उतना ही आएगा। नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, ये नियम कानून अपने आप याद हो जाते हैं जब आप खुद उसका एप्लीकेशन एग्जाम्पल लेकर के करते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, ये है, इसका नाम लिखना है, तो बच्चे लोग बताओ, सभी जगह कार्बन है, हो गया, ये हो गया। अब हम 5 चक्र में है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो हम साइक्लो लिखेंगे। 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे, सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। इसका नाम बोलिए क्या होगा, तो साइक्लोब्यूटेन बच्चे लोग ये, और इसका नाम क्या होगा, वो साइक्लोप्रोपेन। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि चक्रीय एल्केनों का नाम किस प्रकार से लिया जाता है। सभी बच्चे समझ गए। चलिए अब ध्यान रहे, अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, अगर मान लीजिए कि यहीं पर आपका, मान लो यहाँ पर आपका ऐसे लाइन आ गई, मतलब कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे बच्चे लोग, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओगे CH3 होगा, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH ही रहेगा, 4 वैलेंसी, यहाँ पर क्या होगा CH2। अब इसका नाम अगर लिखना है तो पहले तो हम ये एल्किल ग्रुप को लिखेंगे। कौन सा ग्रुप है बच्चे लोग, मैथिल, तो आप लिखेंगे मैथिल। अब इस चक्र में 1 2 3 कार्बन है, तो हम पहले तो साइक्लो लिखेंगे, क्योंकि चक्र में है 1 2 3। अब इसका ना लिखिएगा, क्योंकि इसका तो आप लिख चुके हैं, तो क्या होगा, प्रो और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम होगा मेथिल साइक्लोप्रोपेन। सभी बच्चे समझ गए। चलिए, तो ये आपने देखा एल्केनों का नाम तंत्र कैसे लिखा जाता है। अब हम आते हैं बच्चे लोग एल्कीन।
एल्कीन जो होता है बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एल्कीन। क्या पढ़ने वाले हैं? एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और इसमें कार्बन कार्बन इस प्रकार से डबल बॉन्ड होता है बच्चों। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो समझ लेना चाहिए वो अनसैचुरेटेड है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है, ठीक है, ये इसका सामान्य सूत्र है। और यहाँ पर जब सफिक्स जोड़ते हैं बच्चे लोग, बाद में जो जोड़ा जाता है उसे कहते हैं ईन जोड़ा जाता है, ठीक है। अब इस फार्मूले में अगर आप रखिए तो बताओ, जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो C हुआ, और यहाँ पर 1 हुए 2 तो CH2 हुआ 1, और अगर 2 रखोगे तो C2H 4 हुआ, 3 रखोगे तो C3H 6 हुआ, 4 रखोगे तो C4H बोलो 8 हुआ, 5 रखो C5H 10 हुआ, ठीक है। अब बच्चे लोग कभी कभी ऐसे लिखा रहता है तो समझ नहीं पाते वो एल्केन है कि एल्कीन है, तो ध्यान रहे। तो इसमें आप समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि एल्कीन है या एल्केन है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका जनरल फार्मूला एल्केन का ये होता है, तो इसका ये है, इसका डबल है, मतलब कि CnH2n फार्मूले का पालन कर रहा है, ठीक है। अतः ये क्या है बोलो एल्केन। अगर यहीं पर 2 जुड़ गया होता तो 12 होता तो +2 होता, वो एल्केन हो जाता। सभी बच्चे देखें। अब इसमें इसका आईयूपीएसी नाम बताइए। एक कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या होगा बोलो? ने। डबल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे? इन। इसका नाम क्या होगा? नेथीन। इसका नाम क्या होगा बोलो? एक। 2 कार्बन के लिए डबल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे? इन। इसका नाम क्या होगा? नेथीन। इस एथीन। इसका नाम क्या होगा बोलो? प्रोपीन। उसी तरह से इसका नाम क्या होगा? ब्यूटीन। इसका नाम क्या होगा? पेंटीन। सभी बच्चे समझ गए कि आईयूपीएसी नाम एल्कीनों का कैसे लिखा जाता है। तो अगर आप एल्कीनों का आईयूपीएसी नाम देख रहे हैं किस प्रकार से लिखा जाता है, तो अगर ये तो हमने एक सामान्य रूप से बना दिया, मान लेते हैं कहीं पर ये स्केलेटल फार्मूला या लाइन फार्मूला से लिखा हुआ है, तब आप कैसे करते हैं जरा देखो। वही रूल अपनाएंगे, सबसे लंबी श्रृंखला, और उधर से हम नंबरिंग करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक होता है, ठीक है। तो जरा देखिए वो किस प्रकार से होता है। यहाँ पर हम पूरी बात नहीं बता पा रहे हैं बच्चे लोग, हमारी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है, क्योंकि आप रिवीजन क्लास के स्टूडेंट हैं। अगर हम सब डिटेल में जाएंगे तो कुछ पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। वैसे आपको अगर डेली लेक्चर लगा तो एक हफ्ते में हम पूरा केमिस्ट्री आपको रिवाइज करवा सकते हैं विद एग्जांपल और विद एक्सरसाइज, ठीक है। तो जरा देखिए, तो सभी बच्चे देख रहे हैं कि अगर मान लेते हैं, सोचो किस प्रकार से लगा, तो क्रियात्मक समूह क्या है बच्चे लोग? डबल बॉन्ड। तो बताओ इधर से नंबरिंग करेंगे किधर से? इधर से नजदीक होता है, 1 2 3 4। अब 4 है तो प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? ब्यूट। डबल बॉन्ड है तो जोड़ेंगे इन। कितने पे लगा है? 1 पर लगा है बच्चे लोग। इधर से बहुत बच्चे यहाँ लिखते हैं, नंबरिंग इधर से किए तो जिससे टच होता है उसका लिखा जाता है, ठीक है। 2 पर कहीं सब 2 पर भी तो लगा है, तो 2 से तब लगा होता है जब नंबरिंग इधर करते हैं। हम जिधर से नंबरिंग करें इधर टच हो रहा है, उधर से ही है, ठीक है। अब जरा देखो इसका अगर हम आपसे पूछें कि बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, तो बताओ आप नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से क्रियात्मक समूह होता है 1 2 3 4। अब बताओ ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा बोलो? मैथिल ग्रुप। पहले हम उसे लिख देते, कितने पे लगा है? 3 पर, तो 3 मैथिल हो जाएगा। अब इस पर आ जाए, कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट। डबल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे? इन। कितने पे लगा है? 1 पर। ये लो इसका नाम, ठीक है। तो बस आज की मुलाकात यही तक, नेक्स्ट टाइम पर इसको हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बेटा। अभी क्लास आपके नए बैच के हैं, क्रैश कोर्स के। आज पट्टिक हो गई, लेकिन कल आपको एक क्रैश कोर्स की जो टेलीग्राम का लिंक है उसी पे होगी। जिन लोग फीस जमाए वो अपना 93 35 15 45 92 इनको आई कार्ड मिला है क्रैश कोर्स का, वो लोग इसमें व्हाट्सएप कर देंगे, उन्हीं को लिंक मिलेगा।
सुबह 7 बजे से लेके भी 9:30 बजे तक चलेगी अभी, लेकिन कोई ना कोई आदेश आने वाला है। आदेश आते ही आप लोगों की ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, घबराने की बात नहीं है। दूसरी चीज, जो पुराने बैच जो पहले शाम को चलता था उसको भी आज नहीं, कुछ टेक्निकल है तो आज नहीं कल शाम को 5 बजे से लेके 5 से नहीं तो कल 6 से 8 चलेगी, 6 बजे से 8 बजे तक शाम को। उसके लिए भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको डिटेल भेज दूंगा कैसी क्लास चलेगी। 1-2 दिन धैर्य रख लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं। 9th 10th 11th 12th सभी के बैचेस की जो भी होगा इस नंबर पे आपको डिटेल भेज दिया जाएगा, उसी पे आप लोग अपने टाइमिंग से पढ़िए। ऑफिस खुला है, आके आप लोग मिल सकते हैं, लेकिन जब तक कोई आदेश न आ जाए तब तक धैर्य रखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ संस्थाएं इस तरह खोल के चला रही हैं तो उनकी बात दूसरी है, हम लीगल काम करते हैं, इसलिए परेशान होने की थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप लोग सारी चीजें व्यवस्थित हो जाए, कोई ना कोई आदेश जल्द से जल्द आने वाला है, क्योंकि हर जगह 2-4 स्टेट में भी संस्थाएं ओपन हो चुकी हैं। देखिए कोई ना कोई प्रदेश सरकार आज कल में जब भी कोई सूचना देती है उसके हिसाब से काम करेंगे। तब तक पेशेंस रखिए। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होता है तो फोन पे बात कर सकता है। क्लास किसी का नुकसान नहीं होगा, जिम ऑफलाइन खुलेगी तुरंत आपकी कक्षाएं। आपको बहुत से बच्चों का मोबाइल नहीं है, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है ना। किसी दूसरे से आप लोग पढ़िए, किसी कोई क्लास छूटता है तो हमें बताइएगा, आपको उस वीडियो को रखे रहेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगी प्लीज। अभी कक्षा 12 की क्लास भी 9:30 बजे से स्टार्ट होगी। जो बच्चे 12th के हैं, आज शाम को 10th की क्लासेस शाम को 4 से 6 में स्टार्ट होगी। 11th की भी कक्षाएं आज शाम को स्टार्ट करेंगे 6 बजे से। 1-2 दिन के अंदर, 1 आध दिन के अंदर कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है। ध्यान रखें। थैंक यू।